बीबीसी दुनिया में आज देखिए उत्तराखंड के जोशीमठ में क्यों धंस रहे हैं मकान। उत्तराखंड के जोशीमठ में घरों में आ रही है दरारें, डरे हुए हैं लोग, मांग रहे हैं प्रशासन से मदद, लेकिन कहीं नहीं हो रही है सुनवाई। बीबीसी दुनिया में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ पायल भुयन। उत्तराखंड में लोगों की जिंदगी पर मंडराते एक बड़े खतरे की करेंगे बात, लेकिन पहले हेडलाइंस। भारतीय विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव से की मुलाकात। कहा रूस भारत का स्थायी और भरोसेमंद साथी। दोनों मंत्रियों के बीच अंतरिक्ष, परमाणु कार्यक्रम, रक्षा और व्यापार पर भी हुई बात। यूक्रेन की सेना का दावा, पूर्वी हिस्से में हुई लड़ाई में पिछले 24 घंटों में रूस ने खोए अपने 700 से ज्यादा सैनिक। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस की हालिया आक्रामकता को बताया पागलपन। मिस्र में जारी क्लाइमेट समिट में संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों को साल 2030 तक ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए चाहिए $2 ट्रिलियन से ज्यादा की मदद। फीफा के पूर्व प्रमुख सेप ब्लैटर का बयान, कतर को फीफा वर्ल्ड कप की मेजबानी देना एक बड़ी गलती। कहा साल 2010 में राजनीतिक दबाव के लिए लिया गया था यह फैसला। कतर पर भ्रष्टाचार और मजदूरों के साथ दुर्व्यवहार के हैं आरोप। इनमें से कुछ अहम खबरों की चर्चा आज बीबीसी दुनिया में। दिल्ली जैसे महानगरों के आसमान पर जब प्रदूषण के बादल छाते हैं और हवा में घुला जहर सांसों में महसूस होने लगता है, तब लोग अक्सर पहाड़ों की जिंदगी का हवाला देते हैं। लेकिन पहाड़ों पर जिंदगी भी इतनी आसान नहीं है, जिसका ताज़ा उदाहरण है उत्तराखंड का जोशीमठ। उसी की दिक्कतों की बात आज कवर स्टोरी में। हर साल लाखों टूरिस्ट उत्तराखंड के शहर जोशीमठ पहुंचते हैं, लेकिन पिछले कुछ वक्त से यहाँ के लोग शिकायत कर रहे हैं कि उनके घर जमीन में धंस रहे हैं और उनमें दरारें आ रही हैं। जोशीमठ भारत के सबसे ज्यादा भूकंप प्रभावित इलाकों में आता है। यहाँ के भविष्य पर उठते सवालों के जवाब तलाश रहे हैं बीबीसी संवाददाता विनीत खरे। जोशीमठ के केंद्र से थोड़ी ही दूर ढलान पर बसा गांव सुनील, जहां सुनैना सकलानी हमें अपने घर के एक कमरे को दिखाने ले जा रही हैं। ये मेरा और मेरी बहनों का कमरा हुआ करता था। यहाँ पे बेड थे, 2 बेड लगे हुए थे। यहाँ पे मंदिर था, हमारी किताबें हुआ करती थी। लेकिन अक्टूबर की जो बारिश आई, उससे यहाँ पर धीरे-धीरे करके दरारें आने लग गई। पहले दिन फर्स्ट दिन पड़ी थी दरार, हमें नॉर्मल लगा, लेकिन जब दूसरे दिन हमने दरार देखी, तो दूसरी दीवार पे भी जब दरार देखी तो हम लोग बहुत घबरा गए थे। धीरे-धीरे करके वो दरारें बहुत चौड़ी होने लग गई। यहाँ ना रह रहे हैं, ना कोई सामान रखा हुआ है, यहाँ पे बंद पड़ा रहता है कमरा। डर के मारे कोई आता ही नहीं है इधर। साथ के घर में रहने वाली उनकी चाची के घर भी हालात कुछ अलग नहीं हैं। हमको रहने लायक ही नहीं है अंदर कमरे में। आप देख ही रहे, कमरे में जाके भी देखो आप, कितना फट रखा है, कैसे रह रहे हैं हम। इधर उधर भी कहाँ जाएं, लोग कह रहे कि इधर जाओ उधर जाओ, यहाँ बनाओ वहाँ बनाओ, कहाँ बनाएंगे हम। बेरोजगारी है ना, उतना तो चाहिए हमको पैसे, या मकान बनाने के लिए इतना तो चाहिए ही पैसे। कहाँ जाएं हम, लोन लेकर तो हमने खुद मकान बनाए थे, अभी लोन नहीं दे रखा, तो कहाँ से हम दूसरी मकान बनाएंगे। हमारे यहाँ आने से पहले सकलानी परिवार ने प्रशासन से मदद मांगी, पत्रकारों को अपना दर्द बताया, लेकिन उनके मुताबिक उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। ठंड बढ़ रही है और किसी को पता नहीं कि ये फटती दीवारें या छत बर्फ के बोझ को कितना बर्दाश्त कर पाएंगे। ये देखो, कट्टे भरे थे मेरी सास ने, यहाँ से ऊपर से पत्थर आ रहे हैं। पास के रविग्राम में रहने वाली सुमेधा भट्ट अपने इस मकान में 10 साल पहले शिफ्ट हुई और 20 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर चुकी हैं। हाँ, ये सारा आ रहा है उधर। फटती दीवारों से, सांप बिच्छू के घुसने के डर से उन्होंने मकान की मरम्मत करवाई, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। दरवाजे बैठे, जमीन बैठ रही तो दरवाजे बैठेगा ही ना, तो दरवाजे बंद नहीं हो रहे, कुंडियां नहीं लग रही हैं, दिक्कत हो रही है। सर क्या करते हैं, बारिश होती है बाहर खड़े हो जाते हैं। अंदर तो डर लगता ही है, क्या भरोसा है, जब बैठ रहा तो किस ढंग से बैठेगा क्या पता चलता है।
परसों बच्चे स्कूली थे, इतनी मोटी बारिश आ रही, मैं अकेले घर में, मैंने बाहर में वीडियो बनाया, मैं बाहर ही रही पर मैं अंदर नहीं रही, इतना डर लग रहा है, अकेली हूँ घर में, क्या पता है। स्थानीय लोगों ने बताया कि किसी अनहोनी के डर से कई लोग अपने मकान छोड़ रहे हैं। ये जो घर है इसे भी इसके जो मकान मालिक हैं उन्होंने छोड़ दिया है। पीछे आप दीवारों पर क्रैक्स देख सकते हैं और यहाँ पर खड़े रहना भी सेफ नहीं है। ये जो ज़मीन पर पॉलीथिन आप देख रहे हैं इसके नीचे किचन है और इसे इसलिए डाला गया है ताकि जो पानी है वो नीचे सीप इन ना करे। यहाँ पर जो घर हैं वो एक के ऊपर एक बने हुए हैं और अगर आप थोड़ा सा नीचे आएँ यहाँ पर आपको लकड़ी की बल्लियाँ नज़र आएंगी और उन्हें इसलिए लगाया गया है ताकि जो वो स्ट्रक्चर्स हैं उन्हें वो सपोर्ट करें। यहाँ पर जो लोग हैं वो खौफ में जी रहे हैं। जोशीमठ में घरों का धंसना नई बात नहीं। 1976 की मिश्रा कमेटी रिपोर्ट में शहर के धंसने का जिक्र है। बढ़ती जनसंख्या और भवन निर्माण के दौरान 70 के दशक में भी लोगों ने भूस्खलन और सड़क में दरार वगैरह की शिकायत की थी, जिसके बाद ये कमेटी बनी। कमेटी की रिपोर्ट के मुताबिक जोशीमठ प्राचीन भूस्खलन क्षेत्र में स्थित है और ये शहर पहाड़ से टूटे बड़े टुकड़ों और मिट्टी के अस्थिर ढेर पर बसा है। जानकारों के मुताबिक निर्माण कार्य और जनसंख्या के बढ़ते बोझ, बरसात, ग्लेशियर या सीवेज के पानी का जमीन में जाकर मिट्टी को हटाना, जिससे चट्टानों का हिलना, ड्रेनेज सिस्टम न होना जैसे कारणों से धंसाव बढ़ा है। पिछले साल फरवरी की तस्वीरें, जब ग्लेशियर टूटने से उत्तराखंड में 200 से ज्यादा लोग मारे गए थे। फिर कुछ महीने बाद अक्टूबर में भारी बारिश हुई। स्थानीय लोगों के मुताबिक इसी के बाद उनके घर धंसने लगे। ये धंसाव कितना हो रहा है, आर्काइव सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से भूवैज्ञानिक डॉक्टर स्वप्नमिता वैदेश्वरण यही जानने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने जोशीमठ की जमीन पर हजारों पॉइंट्स चुने। सैटेलाइट तस्वीरों की मदद से उन्होंने इन पॉइंट्स को 2 साल से ज्यादा समय तक ट्रैक किया, ये जानने के लिए कि शुरू से आखिर तक ये पॉइंट्स आखिर कितना नीचे गए। हरे पॉइंट्स का मतलब है जमीन में स्थिरता, जबकि लाल पॉइंट्स का अर्थ जमीन में धंसाव। In Ravigram area, we saw a displacement of more than 200. रविग्राम इलाके में हमने देखा कि 200 मिलीमीटर से ज्यादा जमीन खिसकी है। कुल खिसकना मतलब पहले दिन से आखिरी दिन तक कितनी जमीन खिसकी है, और रफ्तार का आकलन साल भर के लिए मिलीमीटर में किया जाता है। हम देख रहे हैं कि रविग्राम हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से धंस रहा है। इसका मतलब है कि ये कोई भूस्खलन का असर नहीं, बल्कि ये हर साल 85 मिलीमीटर की रफ्तार से नीचे जा रहा है, जो कि बहुत ज्यादा है। 85 millimeter per year it's going down is like quite a high rate. डॉक्टर स्वप्नमिता वैदेश्वरण के मुताबिक जोशीमठ पर बढ़ते दबाव को कम करने के लिए तुरंत कदम उठाए जाने की जरूरत है। केवल जोशीमठ क्षेत्र नहीं, आप गोपेश्वर जाइए, गोपेश्वर नगर की ये हालत है। आप जो उत्तरकाशी जाइए, उत्तरकाशी की हालत, अल्मोड़ा जाइए, वहाँ बागेश्वर जाइए, तो मतलब उत्तराखंड का जो पहाड़ी क्षेत्र है उस सब की जो भौगोलिक स्थिति इसी तरह की है, बहुत संवेदनशील है। और क्योंकि हिमालय तो अभी नए पहाड़ हैं, ये फ्रेजाइल माउंटेन है, कमज़ोर पहाड़ हैं और ये लगातार आपदा का दंश झेल रहे हैं। जोशीमठ में हमें एक के बाद एक कई लोग अपने घरों को दिखाने ले गए, इस उम्मीद से कि उनकी बात उच्च स्तर तक पहुंचेगी। उनकी शिकायत थी कि उनकी आवाज़ कोई नहीं सुन रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। द गवर्नमेंट इज लिसनिंग, वी आर लिसनिंग, वी आर ऑल लिसनिंग। सीएम सर इज़ वेरी सीरियस अबाउट दिस। जिनके घर में क्रैक्स हैं या जिनको दिक्कत हो रही है, उनके लिए अल्टरनेटिव जो रिहेबिलिटेशन का हमारा काम है वो होगा। ये सिर्फ उत्तराखंड नहीं, पूरे हिमालयन स्टेट्स की ये समस्या हो गई है बिकॉज ऑफ ये बर्डन और इंक्रीज इन पॉपुलेशन। जो घरें बन रही है कंक्रीट की, ऊंची ऊंची घरें बन रही है, उसके कारण जो हमारा सॉइल बेयरिंग कैपेसिटी है वो एक्सीड कर रहा है, उससे ज़्यादा बर्डन हो गया है सॉइल पे, और उसके कारण धीरे धीरे मिट्टी लोड नहीं ले पा रही। भूवैज्ञानिक बार बार याद दिला रहे हैं कि ये पहाड़ नाजुक हैं और वो एक स्तर तक ही बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं। इन्हीं पहाड़ों में रहते सकलानी परिवार और दूसरे लोगों को सरकार से घरों की वैकल्पिक व्यवस्था की उम्मीद है। उनके मुताबिक उनके पास इतने संसाधन नहीं कि वो अपना घर छोड़कर कहीं और जा पाएं, और वो मजबूरी में दरार वाले धंसते घरों में रहने को मजबूर हैं। ब्रेक के बाद क्या लाभ में बन सकते हैं रेड ब्लड सेल्स? तुरंत लौटते हैं।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में, आपके साथ पायल भुयन। ग्लोबल वार्मिंग एक बड़ी वैश्विक समस्या है। संयुक्त राष्ट्र समर्थित एक रिपोर्ट के मुताबिक विकासशील देशों को साल 2030 तक इससे निपटने के लिए $2 ट्रिलियन से ज्यादा की मदद की जरूरत है। इस रिपोर्ट को मिस्र में जारी क्लाइमेट समिट में सबके सामने रखा गया है। क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए आगे क्या करना है, इस पर विचार विमर्श करने के लिए मिस्र में 120 देशों के प्रतिनिधि जुटे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि $2 ट्रिलियन में से $1 ट्रिलियन धनी मुल्कों की जेब से आना चाहिए और इसमें निवेशकों और डेवलपमेंट बैंक्स को भी अपना योगदान देना चाहिए। ये सब पैसे की बात है। दूसरा पहलू है यूक्रेन में रूसी जंग का, जो हमें वाकई बता रही है कि हम अभी भी जीवाश्म ईंधनों से जकड़े हैं और दुनिया को उनसे जल्द छुटकारा पाने की जरूरत है। उस पैसे का कुछ हिस्सा इन तेल और गैस कंपनियों से लिया जा सकता है जिन्होंने मोटा मुनाफा कमाया है। इस साल के पहले 9 महीनों में ही आला कंपनियों ने $200 अरब कमाए हैं। उन पर टैक्स लगाया जा सकता है। साथ ही दूसरे तरीकों से फंड जुटाया जा सकता है। प्रदूषण करने वालों को इसका हर्जाना भरना ही चाहिए, क्योंकि उनके उत्पादों की वजह से ही प्रदूषण हो रहा है। जीवाश्म ईंधन से पीछा छुड़ाने के लिए सरकारें जो कर रही हैं वो काफ़ी नहीं है। जो करना है तेज़ी से करना होगा, क्योंकि हालात हर दिन बदतर होते जा रहे हैं। और इस बीच पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने COP27 में कहा है कि पाकिस्तान जैसे देशों को जलवायु परिवर्तन से होने वाले नुकसान को झेलने के लिए अकेले छोड़ देना बहुत गलत है। कुछ महीने पहले ही पाकिस्तान को विनाशकारी बाढ़ का सामना करना पड़ा था। ब्रिटेन के वैज्ञानिक दुनिया के ऐसे पहले क्लिनिकल ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं जिसमें लैब में तैयार की गई लाल रक्त कोशिकाओं को इंसान के शरीर में पहुंचाया गया है। इन रक्त कोशिकाओं को डोनर से मिले स्टेम सेल से तैयार किया गया है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इससे उन मरीजों के इलाज में बड़ी मदद मिल सकती है जिन्हें जरूरत के वक्त डोनर से पर्याप्त रक्त नहीं मिल पाता। देखिए बीबीसी संवाददाता कैथरीन बर्न्स की रिपोर्ट। जब भी कोई एक व्यक्ति रक्तदान करता है तो इससे 3 जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। ये पूरा सिस्टम उन लोगों पर निर्भर करता है जो बदले में कुछ चाहे बिना अपना खून दूसरों की जान बचाने के लिए देते हैं। मेरी दूर की सोच ये है कि एक समय ऐसा भी होगा जब वेयरहाउस इस तरह के खून से भरे होंगे। इसमें स्टेम सेल से लेकर दुर्लभ रक्त समूह का दान करने वाले भी होंगे। अभी हम इस स्थिति में नहीं पहुंचे हैं, बस कदम आगे बढ़ाए हैं। अभी तक 2 स्वस्थ वॉलंटियर्स पर इसे आजमाया गया है। स्टेम सेल्स को डोनर के ब्लड से अलग किया जाता है और इस सॉल्यूशन में 3 हफ्तों के लिए रखा जाता है। इस लिक्विड में जो पोषक तत्व होते हैं वो स्टेम सेल्स को बढ़ने और रेड ब्लड सेल्स में तब्दील होने में मदद करते हैं। 1-2 चम्मच खून तैयार करने के लिए ऐसे 24 लीटर लिक्विड की जरूरत होती है। इस ब्लड डोनेशन में करोड़ों रेड ब्लड सेल्स शामिल होंगे। उनमें से कुछ अपने जीवन चक्र की शुरुआत में एकदम ताज़ा होंगे, बाकी धीरे धीरे पुराने होते जाएंगे। शोधकर्ताओं को उम्मीद है कि प्रयोगशाला में तैयार ये रेड सेल्स इंसानी शरीर में लंबे समय तक कायम रहेंगे। उम्मीद ये भी है कि इससे मरीजों को जल्दी जल्दी खून बदलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जैसे कि लिंडा रियान जो सिकल सेल से पीड़ित हैं, जो रेड ब्लड सेल से जुड़ी एक बीमारी है। वो इसलिए जिंदा है क्योंकि हर महीने उन्हें नया खून चढ़ाया जाता है, लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं जो जानलेवा साबित हो सकते हैं। मैं हैरान हूँ ये सुनकर कि ऐसा कुछ मेरे जीवन काल में हो सकेगा। इससे बहुत फर्क पड़ेगा। इससे हर 4 हफ्तों में खून बदलवाने के लिए अस्पताल नहीं जाना पड़ेगा। इंग्लैंड में खून की कमी के दौरान ये दिक्कतें पेश आई और ये उस समस्या का समाधान नहीं है। ये उन ब्लड डोनर्स की जगह नहीं ले सकता जिनकी बड़ी संख्या में मरीजों को जरूरत है। रक्तदान की जरूरत हमेशा बनी रहेगी, लेकिन भविष्य में उन मरीजों के लिए ये संभावना बनेगी जिनके लिए अभी खून मिलना मुश्किल होता है। इससे कई दुर्लभ बीमारियों में भी मरीजों को दवा पहुंचाने का जरिया मिलेगा। लक्ष्य ये है कि प्रयोगशाला में तैयार ब्लड सेल्स उपचार की तरह इस्तेमाल होने लगे। ये ट्रायल इस दिशा में पहला कदम है, हालांकि इसे हकीकत में बदलने में कई साल लग सकते हैं। उम्मीद की एक किरण। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पाकिस्तान में हो रही है वहां की पहली फॉर्मूला 1 कार बनाने की तैयारी। तो मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद।
आप देख रहे हैं बीबीसी दुनिया में आपके साथ पायल भुयन। और अब बात पाकिस्तान की, जहां कुछ साल पहले इंजीनियरिंग के कुछ छात्रों ने मिलकर देश की पहली फॉर्मूला 1 रेसिंग कार बनाने का फैसला किया। इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला ने अब इस प्रोजेक्ट में मदद करने का ऐलान किया है। तो कैसी चल रही है इसकी तैयारी, देखिए पाकिस्तान से नाजिस फैज और नुमान मसरूर की ये रिपोर्ट। देयर वाज अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट जिनको शौक था कि हमें एक फार्मूला स्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है और पाकिस्तान की फ़र्स्ट एवर इलेक्ट्रिक व्हीकल बनानी है। तो वहाँ से ये आइडिया जनरेट हुआ। असल में ये स्टार्ट हुआ था 2016 में, जिस साल हमारे पाकिस्तान की पहली फार्मूला स्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल बनी थी। एज इंजीनियर्स हमारे पास इतनी वर्क स्पेस नहीं है, तो अगर हम लोग इस चीज़ को इनिशिएट करते हैं तो ये ना सिर्फ उनके लिए बल्कि आगे आने वाले हर इंजीनियर के लिए एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जहाँ पे वो अपने इंजीनियरिंग स्किल्स को प्रैक्टिस कर सकें। हाल ही में टेस्ला ने पाकिस्तान की पहली फार्मूला 1 टीम को फंडिंग और तकनीकी सहायता देने का ऐलान किया है। नेवी इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्रों ने कुछ साल पहले ये प्रोजेक्ट शुरू किया था। पाकिस्तान की पहली फार्मूला 1 टीम में कुल 35 सदस्य हैं, जिनमें 10 महिलाएं हैं। नया एक्सपीरियंस है, मैंने कभी पहले नहीं किया था ऐसा एक्सपीरियंस बिफोर कमिंग इन फर्न। तो वही सारे चिंगारी और अंगारे, ये सब चीज़ें मतलब जो आपकी वेल्डिंग में आ रहे होते हैं, सारी चिंगारियाँ निकल रही होती हैं, आपकी कटिंग में हो रही होती है। फिर उसमें आपको अपनी एक जो आप क्लासेस में थियरी सीख रहे हैं, थियरी पढ़ रहे हैं, उसी की एक प्रैक्टिकल अप्लायंस हम लोग कर रहे होते हैं। काफ़ी लंबा टाइम हो जाता है, फैमिली को भी इशू होते हैं, लेकिन फैमिली काफ़ी हमारी सपोर्टिव है अल्हम्दुलिल्लाह। हम सारे टीम मेंबर्स की उनको पता है कि हम एक काफ़ी अच्छा और पाकिस्तान के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं, तो काफ़ी सपोर्टिव है, तो हमें इसलिए सपोर्ट मिलती है। हमारा जब डिज़ाइनिंग फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है, मैन्युफैक्चरिंग फ़ेज़ कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद हम कंपटीशन में ले जाने से पहले अपनी व्हीकल को टेस्ट करते हैं। तो हमने इसको एक सर्किट है, वहाँ पे हमने इसको टेस्ट किया था। ऑब्वियसली इट्स अ फार्मूला स्टाइल इलेक्ट्रिक व्हीकल, नॉर्मल रोड से हम इसको नहीं चला सकते, तो हमने वहाँ पे इसकी प्रॉपर टेस्टिंग की थी। इसकी मैक्सिमम स्पीड इज़ 120 किलोमीटर पर आवर। ये एक महंगा प्रोजेक्ट है। टेस्ला अगले साल वर्ल्ड चैंपियनशिप में हिस्सा लेने में इस टीम की मदद करेगा। कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये बताने के लिए आप मुझे ट्वीट कर सकते हैं @पायल भुयन पर। आज के लिए बस इतना ही।